गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। 10वीं क्लास खास करके ध्यान दें। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला तो ये कि जो वास्तविक संख्या है वो होता क्या है ना। अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता है कि हम संख्या वास्तविक संख्या पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वास्तविक संख्या होता क्या है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के भेज दूंगा, जिसको आप शांतिपूर्वक है वो देख सकते हैं, जिसमें मैं विभाज्यता के कुछ नियम हैं 2 से लगा के 11 तक, वो एक तो आपको उसमें मैं बताऊंगा। दूसरा, उसमें मैं संख्या पद्धति की जितने भी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, किसे कहते हैं, वो पूरा वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत नॉर्मली बता देता हूं कि वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित होती है, उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर जो भी संख्या बनेगी वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, है ना। अब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या भी आ गया। परिमेय संख्या का मतलब है कि जिसको हम p बटा q के रूप में, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3/4 है, तो अगर ये p है, दूसरा मेरा q है, तो ये p बटा q है, तो इसका मतलब ये संख्या है वो परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और वो अगर बाहर नहीं आती है, जैसे कि मान लीजिए कि √3 है, ठीक है, तो √3 है वो अंडर रूट के बाहर नहीं आती है, तो इसका मतलब ये संख्या है वो अपरिमेय संख्या। फिर अगर भी यहाँ पे बात करूं कि जैसे यहाँ पे √2 लिखा है, तो √2 है वो भी अंडर रूट से बाहर नहीं आती है, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पे अगर मैं √25 ले लू, तो अपने को पता है कि √25 का मान कितना होता है, 5, और जो भी संख्या रूट के अंदर से बाहर आती है, इसके नीचे कोई नहीं, फिर ये कि इसका मतलब ये तो p बटा q है, तो कोई भी संख्या रूट के बाहर अगर आ जाती है तो इसका मतलब कि वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या के और उदाहरण अगर देखें तो कोई पॉइंट के बाद में, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या जैसे 1 2 है, अगर इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब अपन ने पढ़ा था जब 9th क्लास में पढ़ा था इसको, कि जब किसी संख्या के ऊपर बार आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब कि जो संख्या बार बार सेम रिपीट हो रही है वह संख्या होती है हमेशा परिमेय, क्योंकि इसको अपन लास्ट में p बटा q के रूप में चेंज करते थे, तो ये संख्या तो परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद में कोई संख्या ऐसी जैसे 1 2, दूसरा 1 2 3, 1 2 3 4, ऐसे अगर संख्या अगर डिजिट अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो संख्या है वो अपरिमेय संख्या होगी। तो नॉर्मली ये तो है परिमेय और अपरिमेय, और इन सारे के जो इन सबसे मिलके जो भी बनेगा अपना, वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने के लिए अपने को पहले सर्वप्रथम ये देखना है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक तो अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 10th क्लास के लिए अभी जो अपने को पढ़ना है, एक वो पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। दूसरा अपने को एक पढ़ना है, इसमें अपने को LCM, ठीक है, HCF और LCM। एक अपने को पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी का दूसरा रूप और है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे 3 + 2√5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के सवाल है वो अपने को इसमें देखने हैं। इसमें एक और है, 1 नंबर के सवाल में आ जाता है कि अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, है ना, अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। तो इन सारे को हम विस्तार पूर्वक एक एक बार देखेंगे। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय, है ना, ये अपने को देखना है। तो पहले अपन देखते हैं अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में पहले अपन पढ़ लेते हैं। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है वो व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां पे लिखो अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि जो भी भाज्य संख्या है, या फिर इसको ऐसे लिखो, किसी भाज्य संख्या को उसके
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो यहां पे ये संख्या भाज्य है, ये संख्या तो भाज्य है, लेकिन इसके जो गुणनखंड है, जैसे 2 है अभाज्य संख्या है, 2 है अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है। जैसे 4 के ऊपर घात n, कोई संख्या 4n है तो सिद्ध कीजिए कि n है वो एक प्राकृत संख्या है। क्या है? n है वो एक प्राकृत संख्या। ये अपने को जांच करके बताना है कि इसका मान, यानी कि n का मान जैसे ही मैं रखता हूं, n बराबर जैसे मान लीजिए मैंने 1 रखा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, n की जगह पे अपने को इस n की जगह पे 1 रख दिया। प्राकृत संख्या बोला है तो प्राकृत संख्या है वो अपने 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब जैसे मैंने 4 के घात 1 रखा तो इसका आंसर आया 4। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी तो यहाँ पे वैल्यू रखते गया, n बराबर 1 4 आ गया, n बराबर 2 16 आ गया, 3 रखा तो 64 आ गया। तो जैसे ही मैं घात ये 1 2 3 4 जैसे मैं रखता जाऊंगा तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब आएगा? तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब आएगा? अगर हम 10 के अगर टुकड़े देखें तो क्या होता है 2 इंटू 5। 20 के अगर हम देखें तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 है तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, इसमें भी एक 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। यानी कि किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 0 है उसके अंदर 2 गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। तो ये संख्या जब ये 4n के अपन टुकड़े करते हैं तो 4n के टुकड़े करते हैं तो 2 इंटू 2 और इसकी घात n होता है। यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या 0 पे जब खत्म होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों जब एक साथ में होंगे तो ही वो संख्या है 4n है वो 0 पे समाप्त होगी। ठीक है। जैसे ये संख्या है, अब यहाँ पे ये 2 तो है लेकिन यहाँ पे ये भी 2 है। अगर एक एक्स्ट्रा गुणनखंड अगर 5 और हो जाता तो वो संख्या है वो 0 पे खत्म हो जाती। इसलिए ये संख्या 4n है वो 0 पे खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या 4n है वो 0 पे खत्म नहीं होगी। इसके जैसा सेम टू सेम एक सवाल है अपना, 6n है वो 0 पे कब खत्म होगा? 6n है वो 0 पे कब खत्म होगा? तो अपने को बताया कि ये जो 6 है इसके जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 इंटू 3 की घात है वो n हो रहा है। ये 0 पे खत्म कब होगा? ये 0 पे तभी खत्म होगा जब यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे ये 3 है। अगर इसके पास में अगर एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर 5 और आ जाए तो ये संख्या 6n है वो भी संख्या 0 पे खत्म हो जाएगी। तो ये 6n 0 पे खत्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 तो है लेकिन इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए ये संख्या है वो 0 पे खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा कि जैसा मान लीजिए कि कोई भी संख्या है वो लिखी हुई, जैसा मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 50। ठीक है। 50 एक भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि अपने को पता है कि इस 50 में खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता है। ठीक है। मैं डिविजिबल के रूल जो विभाज्यता का नियम है वो अलग वीडियो में बता दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। ये है, मैंने यहां से इसको 2 से डिवाइड करा। अपने को पता है कि 2 के बारे में जो है ये 25 बार बोलते तो आता है। 25 को मैं इसमें 5 का भाग दिया, 5 बार बोलते तो आता है, 5 का दिया तो 1 बार आता है। तो इसका मतलब कि 50 के अभाज्य गुणनखंड अपने को क्या मिले? 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी। तो अपन को ये जो विभाज्यता के नियम है ये सीखना जरूरी है। तो ये है 50 है, इस 50 के ये मैंने जो टुकड़े करे ये है 2 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है।
दो संख्या, मान लीजिए कोई भी दो संख्या मैंने दे रखी है यहाँ पे, ये तो अभाज्य गुणनखंड है, सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड है वो इसी तरीके से होंगे। दूसरा अपने को पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो भी हम पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी दो संख्या है, जैसे मैंने एक संख्या ली 12 और दूसरी संख्या है वो ली 16, है ना। तो 12 और 16 का मेरे को एक तो निकालना है एचसीएफ, दूसरा निकालना है एलसीएम। 12 अलग से निकाल दो, ये 12 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करो, ये रहा 16, इसके अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश करो। 2 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया 6 बार, 2 का दिया कितनी बार गया 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार, 2 का दिया 8 बार गया, 2 का दिया 4 बार गया, 2 का दिया 2 बार गया, और 2 का दिया तो 1 बार गया। इसका मतलब कि इस 12 के जब मैं, ये 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है, और 16 के जब निकलता हो तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें एचसीएफ किसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो जैसे ये 2 का जोड़ा है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसमें से 1 2 बार उतारो, ठीक है। कॉमन दोनों में जो समान था वो 1 बार लेना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 बार और 2, ठीक है। तो 2 अब कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। दूसरा अपने को निकालना है एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए ये देखना है कि जिसमें जो संख्या ज्यादा बार आई है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि 2 है वो 1 2 3 4 बार है, और इधर देखा तो 2 है वो 2 बार ही है, तो जहां पे ज्यादा बार आए हैं वहां से ले लो। तो इसका मतलब जो 2 4 बार आए हैं उसको मैं ले लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जिसमें ज्यादा बार आए हैं वो तो ले लिया, तो दूसरे वाले में आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 ऑलरेडी आ गए 4 बार, तो इसमें ये 2 गिने नहीं जाएंगे क्योंकि जो ज्यादा बार आता है वो ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखा कि इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है पूरे में, तो इसका मतलब जो जिसमें नहीं है वो तो लेना ही है, तो इसका मतलब है कि 3 है वो ले लो, ठीक है। अब गुना करो, 4 2 का गुना 2 से किया 4, 4 का किया 2 से 8, 8 का किया 2 से 16, और 16 का किया 3 से, ठीक है। तो 16 दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 48, है ना। अब इसमें सवाल कैसे बनता है उसको देखिए, है जो किस प्रकार से देगा कि 12 और 16 ना, 12 और 16 का जो एचसीएफ है वो आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब आपको ये देखना है कि अगर दो संख्या दी हुई है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को बोलता है, तो दो संख्या और उनके एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध है, वो ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 12 और दूसरी है 16। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो आपका है, जो वैल्यू है वो रख दो, एचसीएफ है वो 4 है, तो एलसीएम है वो अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो अपना है एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम उधर रहने दो, जो संख्या गुणा में है उसको भाग में भेज दो। तो इसका मतलब है कि ये 12 इधर ही है, 16 इधर ही है, 4 इधर गुणा में है, तो इधर निकालो इसको, ये इधर गया तो भाग में चला गया। इसका मतलब कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 4 को जब इससे भाग करोगे तो कितनी बार करेगा, ये करेगा आपके 4 बार, ठीक है। 12 14 36 12 4 48, इसका मतलब ये हो गया 48। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 48। तो एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो इस प्रकार से है वो बनते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, अपन फिर मिलते हैं अगली क्लास में।